हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप सब जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको लगातार कक्षा 10 की विज्ञान के जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी भाग के मुश्त प्रश्नों का अध्ययन करा रहा हूँ। कल के वीडियो में बेटा हमने देखे थे बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु प्रश्न। आज की वीडियो में हम देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन से बेटा? लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा बिना देरी किए आज की क्लास। देखें बच्चों, सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न में जो पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से, कल भी मैंने बताया था वीडियो में, आप क्रम संख्या पे नहीं जाएंगे, आप प्रश्नों को देखें कि कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है बेटा, पहला प्रश्न है रसांकुर कहाँ स्थित होते हैं, इनका क्या महत्व है। या बेटा रसांकुर का प्रमुख कार्य लिखिए। या करके आ सकता है रसांकुर क्या हैं, वे कहाँ पाए जाते हैं, इनका क्या कार्य है। आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये 2018 में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए इसका आंसर को जानते हैं। चूँकि लघु हैं तो बेटा थोड़े से बड़े होंगे, लेकिन बहुत ईजी हैं, आप पूरा पेपर छाप सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं उत्तर? रसांकुर छोटी आंत में विशेषकर छिद्रांत्र में पाए जाते हैं। तो अब जैसे इसमें एक प्रश्न है रसांकुर कहाँ पाए जाते हैं, तो रसांकुर छोटी आंत में पाए जाते हैं। ये आंत्र के अवशोषण तल को अत्यधिक लगभग 10 गुना बढ़ा देते हैं। इस प्रकार ये पचे हुए भोजन के अवयव के अधिक अवशोषण में सहायता करते हैं। ये इनका क्या है बेटा? कार्य है। पचे हुए भोजन के अवयव के अधिक अवशोषण में क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये सहायता करते हैं, भोजन के अवशोषण में सहायता करते हैं। तो ये हो गया रसांकुर का कार्य। कहाँ पाए जाते हैं ये भी आपने देख लिया, छोटी आंत के विशेषकर शेषांत्र में। और क्या करते हैं? आंत्र के अवशोषण तल को अत्यधिक 10 गुना बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए बेटा देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। 2019 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। देखो पाचन तंत्र आए या आहार नाला है, आपको चित्र ही बनाना है। कह रहे हैं मानव के पाचन तंत्र के विभिन्न भागों को निम्न चित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। पाचन तंत्र को निम्न चित्र द्वारा, देखो बेटा आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा चित्र है। मैं इसे थोड़ा, अब देखो, अब आपको दिखता होगा ये बहुत आसानी से देख सकते हैं बेटा। लार ग्रंथियाँ, ग्रसनी, श्वासनली, ग्रासनली, आमाशय, गन्याशय। इधर आप देख सकते हैं दांत, जिहा, यकृत, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, शेषांत्र, सीकम, कृमिरूपी परिसेका, गुदानाल, मलाशय, गुदाद्वार। ये सभी अंगों को बेटा ये चित्र बनाने के बाद में आपको इन अंगों को लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? अंगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप चित्र बना देंगे और इसका आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बेटा देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि मनुष्य के दांत विन्यास का संक्षिप्त विवरण दीजिए या कीजिए, अथवा मनुष्य के दांतों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये 2010 और 8 में आया है। मनुष्य के दांतों की खासियत क्या है, विशेषताएं क्या हैं। तो चलिए बेटा इसका हम उत्तर देखते हैं। मनुष्य के दांतों की क्या विशेषताएं, काफ़ी अच्छे प्रश्न है बेटा। उत्तर में हेडिंग डालेंगे पहले दांत। मुख गुहिका के दोनों जबड़ों के किनारे पर दांतों की पंक्तियां पाई जाती हैं। मानव में पाए जाने वाले दांतों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। बेटा हम दांतों की क्या देख रहे हैं? विशेषताएं। तो दांतों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, जरा ध्यान से देखेंगे बेटा एक एक करके। पहला हेडिंग डालेंगे हम गर्तदंती। ये दांत हड्डियों की खांच में धसे रहते हैं, ये इनकी विशेषता है बेटा। गर्तदंती, ये दांत हड्डियों की खांच में धसे रहते हैं। और दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों विषमदंती। क्या है? विषमदंती। मानव के एक जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जैसे कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक एवं चर्वणक। यह स्थिति मानव को विषमदंती बनाती है। यह स्थिति मानव को विषमदंती बनाती है। तो बेटा ये हैं इनकी विशेषताएं। और तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों द्विवारदंती। अग्रचर्वणक के अतिरिक्त मानव के सभी दांत जीवन काल में 2 बार निकलते हैं। बेटा ये एक एक प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है,
प्रत्येक बच्चे इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो बेटा लाइक भी किया करो और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य की लार ग्रंथियों के नाम लिखिए, ये कहाँ स्थित होती हैं और कहाँ खुलती हैं। ये 2010 में आया हुआ प्रश्न है। तो देखें बेटा इसका आंसर लार ग्रंथियाँ, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। देखो तो सबसे पहले आंसर में हेडिंग डालेंगे लार ग्रंथियाँ। मनुष्य में निम्न 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। 3 जोड़ी का मतलब 6। ठीक है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार का स्त्रावण करती हैं। ये निम्न प्रकार की होती हैं। तो पहला है बेटा हेडिंग कर्ण पूर्व ग्रंथियाँ। ये चेहरे के दोनों पश्च भागों में कान व कपोलों के पीछे स्थित होती हैं। ये स्टेंसन की नलिका के द्वारा मुख गुहिका में खुलती हैं। लार में श्लेष्म, लाइसोजाइम तथा टॉयलिन नामक एंजाइम होता है जो मंड को पचाने में सहायक होता है, और ये सबसे बड़ी लार ग्रंथियाँ हैं। कौन सी? कर्ण पूर्व जो होती हैं वो सबसे बड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। चलिए बेटा अगले देखते हैं। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों अधोहनु ग्रंथियाँ। ये निचले जबड़े के पश्च भाग में स्थित होती हैं। ये ग्रंथियाँ निचले कृंतक दंतों के पास वार्टन्स नलिकाओं द्वारा जिहा के निचले खुलती हैं। और तीसरी बेटा अधोजिहा ग्रंथियाँ। ये जिहा के ठीक नीचे स्थित छोटी तथा संकरी ग्रंथियाँ होती हैं। ये कई महीन रिविनस या बार्थुलिन की नलिकाओं द्वारा मुख गुहिका के फर्श पर आकर खुलती हैं। तो बेटा ये लार ग्रंथियाँ थीं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है क्योंकि लार ग्रंथियों से प्रत्येक वर्ष प्रश्न आता है। चलिए बेटा देखते हैं अगले। याद रखें लार ग्रंथियों की संख्या कितनी है? 3 जोड़ी। देखिए बेटा अगला प्रश्न है आमाशय किसे कहते हैं, इसके 3 कार्य लिखिए। 2014 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। तो उत्तर देखते हैं। आमाशय उदर गुहा में अनुप्रस्थ अवस्था में स्थित एक मशक के सामने की रचना है, समान रचना है। आमाशय उदर गुहा में अनुप्रस्थ अवस्था में स्थित एक मशक के समान रचना है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है जिसकी लंबाई लगभग 24 सेमी तथा चौड़ाई 10 सेमी होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 24 सेमी, और चौड़ाई 10 सेमी होती है। तो ये तो हो गया बेटा आमाशय। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके कार्य 3। बहुत शॉर्टकट में बताएं, बहुत अच्छे तरह से बेटा। तो आप हेडिंग डालेंगे आमाशय के कार्य। तो पहला क्या हो जाएगा बच्चों? भोजन का संग्रहण, यानी भोजन का संग्रहण करता है आमाशय। दूसरा क्या है? भोजन को पतला ली जैसा बनाता है। और तीसरा है भोजन का पाचन। ये बेटा सबकी सब बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। सभी प्रश्न को आप लिखकर अच्छे से याद करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे चैनल से बने रहें, ये हमारा वादा है कि आपको टॉप करा के हम रहेंगे। ठीक है, चलिए बेटा अगले देखते हैं ध्यान से। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है यकृत के प्रमुख कार्य बताइए। ये 2018 और 21 में आया हुआ प्रश्न है। अगला है बेटा मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, उसके कार्य का वर्णन कीजिए। या यकृत क्या है, इसके 3 कार्य बताइए। ये 2013 में आया हुआ बेटा प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं पहले उत्तर। कह रहे हैं मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। तो अगर पेपर में आ जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, जो हल्के पीले रंग के पित्त रस का निर्माण करती है। और यकृत किस रस का निर्माण करती है बेटा? पित्त रस का। किसका? पित्त रस का। ये याद रखना, पित्त रस का निर्माण पित्ताशय नहीं करता है, यकृत करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा यकृत के कार्य, ध्यान से समझेंगे। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले यकृत के कार्य। ठीक है, देखिए पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट है बेटा यकृत कोशिकाएं एपेरिन नामक पदार्थ का स्त्राव करती हैं जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। दूसरा है बेटा आमाशयी रस के अम्ल को प्रवाहहीन करने के लिए यह पित्त रस बनाता है और भोजन को क्षारीय बनाता है। आमाशयिक रस के अम्ल को प्रवाहहीन करने के लिए पित्त बनाता है और भोजन को क्या कर देता है? क्षारीय कर देता है। बेटा देखिए एक बात ध्यान रखें, मैं लगातार इंपॉर्टेंट प्रश्न की वीडियो आपको भेजता रहूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ें जिससे सबका भला हो सके बेटा।
ठीक है, इस वीडियो का लिंक सभी में शेयर कर दिया करो जिससे सभी वीडियो को अच्छी तरह देख सकें। चलिए बेटा तीसरा देखते हैं। तीसरा है पचे हुए अवशोषित प्रोटीन को पेप्टोन तथा अमीनो अम्ल के रूप में संचित रखता है। अगला है मेरे प्यारे बच्चों चौथा, यकृत द्वारा निर्मित पित्त रस वसा का पायसीकरण करता है। ठीक है, चलिए बेटा पांचवा पॉइंट देख लेते हैं। देखें, पांचवा पॉइंट है यकृत शरीर के संचरण का 1/3 रुधिर संचरित करता है। जो यकृत होता है बेटा, लीवर होता है, 1/3 रुधिर संचरित करता है शरीर के संचरण का। अगला है बेटा, यह रुधिर के निर्माण में भी सहायता करता है क्योंकि यकृत के अंदर लाल रुधिर कणों का संचय, निर्माण व टूट फूट आदि कार्य होते हैं। अगला है बेटा, रुधिर में फाइब्रिनोजन का निर्माण होता है जो रुधिर को जमाने में सहायता देता है। अगला है बेटा, यकृत शरीर के भंडार गृह है। जब पाचन के बाद रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पहुंचता है तो वह यकृत कोशिकाओं में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थे यकृत के कार्य जो कि 8 पॉइंट हैं। अच्छे से आप इन्हें याद करना और पेपर में लिखना, पूरे नंबर लेकर आना। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न थोड़ा अच्छा प्रश्न है बेटा, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या है, श्वसन क्रिया को समझाइए, ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन में अंतर बताइए। आप देख सकते हैं ये प्रश्न बेटा कितने वर्ष आया हुआ है, 2018, 2017, 2015, 2010, 2009 और 2005। आप देख सकते हैं बेटा। अगले देखते हैं बेटा, अथवा करके क्या है, कह रहे हैं वायवीय अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। एनसीईआरटी का प्रश्न है बेटा। अथवा करके अगला है, वायवीय श्वसन किस प्रकार अवायवीय श्वसन से भिन्न होता है। ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। चलिए इसका उत्तर को जानते हैं, अच्छे समय से फिर तैयार कर लेंगे। कह रहे हैं श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें विभिन्न जटिल कार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि के अपघटन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मुक्त होते हैं व ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होता है बेटा, श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें विभिन्न जटिल कार्बनिक पदार्थ, ध्यान दें बेटा, विभिन्न जटिल कार्बनिक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि के अपघटन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मुक्त होते हैं और ऊर्जा भी निकलती है। यह ऊर्जा विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए एटीपी के रूप में संचित होती है। क्रियाओं के लिए एटीपी के रूप में संचित होती है। आप देख सकते हैं C6H12O6 प्लस CO2 रिएक्शन करेगी तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2 बनेगा, 673 किलो कैलोरी क्या बनेगा बेटा, ऊर्जा बनेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अब अगले प्रश्न से पहले इस प्रश्न में था बेटा ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन में अंतर, तो हम अंतर भी देखेंगे। ठीक है, हेडिंग है बेटा ऑक्सी श्वसन व अनऑक्सी श्वसन में अंतर। एक तरफ क्रम संख्या, एक तरफ ऑक्सी श्वसन और एक तरफ अनऑक्सी श्वसन। ठीक है बेटा, तो देख लेते हैं ऑक्सी अनऑक्सी में क्या अंतर है। पहला पॉइंट, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है किसमें, ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अनऑक्सी में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यानी अनऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती अनऑक्सी में। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें, ऑक्सी श्वसन में श्वसनीय पदार्थों का पूरा ऑक्सीकरण होता है, अनऑक्सी में देखो श्वसनीय पदार्थों का पूरा ऑक्सीकरण नहीं होता है। चलिए बेटा 2 पॉइंट हो गए। अगला देखते हैं तीसरा। तीसरा है बच्चों CO2 व जल अंतिम उत्पाद बनते हैं ऑक्सी में, अनऑक्सी में देखो अंतिम उत्पाद एथिल अल्कोहल व CO2 होते हैं। चलिए बेटा अगला पॉइंट देखें, ऑक्सी में अधिकतर जीवों में यही होता है। इधर देखते हैं अनऑक्सी में कुछ सूक्ष्म जीवियों में तथा कुछ अन्य जीवों में विशेष परिस्थितियों में होता है। और अंतिम 5वां पॉइंट है बेटा ऑक्सी में कि ग्लूकोज के एक अणु में 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। अनऑक्सी में क्या होता है, ग्लूकोज के एक अणु से केवल 27 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये तो बेटा ऑक्सी अनऑक्सी में अंतर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी अंतर पूछे गए। श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर लिखिए। आप देख सकते हैं 2013, 2011, 2010, 2009 में आया हुआ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं बेटा, श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर। देख सकते हैं बेटा श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर।
एक तरफ हेडिंग है स्वाक्षोश्वास और दूसरी तरफ है श्वसन। देखें स्वाक्षोश्वास में देखें यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है और श्वसन में यह क्रिया कोशिका के भीतर होती है। इजी है बेटा, अंतर सबसे सरल है बेटा ये। फिर दूसरा है इसमें एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती। इधर देखें इसमें एंजाइमों की आवश्यकता होती है। ठीक है बेटा, चलिए तो हो गए। तीसरा देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वाक्षोश्वास में तीसरा क्या है, इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है और श्वसन में इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला देखें बेटा चौथा, यह केवल भौतिक क्रिया है और श्वसन यह एक जैव रासायनिक क्रिया। ये आ सकता है बेटा ऑब्जेक्टिव में, स्वाक्षोश्वास कैसी क्रिया है, भौतिक, और श्वसन जैव रासायनिक। चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। एक अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि कई बार आया है। प्रश्न है हीमोग्लोबिन क्या है, यह कहाँ पाया जाता है, श्वसन क्रिया में इसकी क्या भूमिका है। आप देख सकते हैं 2014, 2009, 2008, 2007, 2006 में आया हुआ प्रश्न है। अथवा हीमोग्लोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो ये 2014 में आया है। अथवा हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण या कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं, एनसीईआरटी का प्रश्न है। चलिए बेटा इसका आंसर जानते हैं। लघु है, थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन प्रश्न काफ़ी अच्छा होने वाला है। ठीक है बेटा, चलिए ध्यान से देखते हैं। देखें हेडिंग है हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है। इसका निर्माण लौह युक्त वर्णक हीम तथा ग्लोबिन प्रोटीन से होता है। इसका निर्माण किससे होता है, हीम तथा ग्लोबिन प्रोटीन से, तब मिलकर बनता है हीमोग्लोबिन। ये सभी पृष्ठवंशियों में यह लाल रुद्राणुओं में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, लाल रुद्राणु में। केंचुए तथा अपृष्ठवंशियों में यह रुधिर प्लाज्मा में घुला रहता है। केंचुए वगैरह में किसमें, प्लाज्मा में। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से मिलता है तो क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कोशिकाओं तथा ऊतकों में पहुंचकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन विखंडित होकर ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अतः हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक का कार्य करता है, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। यह श्वसन में सहायता करता है तथा रुधिर में पाए जाने के कारण पूरे शरीर ऑक्सीजन का संचरण इसी माध्यम से होता है। यदि इसकी अनुपस्थिति रहेगी तो ऑक्सीजन के परिवहन के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे। यदि क्या रहेगा बेटा, यदि हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा, इसकी अनुपस्थिति रहेगी तो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा, और जब ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रहेंगे, सीधे स्वर्गवासी हो जाओ। समझे? तो इसीलिए ध्यान से पढ़ना, एक एक प्रश्न का जवाब दे पाओ। चलिए बेटा अगला प्रश्न देखते हैं, कितना बेहतरीन प्रश्न है। मानव रक्त की संरचना व कार्यों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। 2017-18 में आया हुआ प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। रुधिर के 4 कार्य बताइए, 2013 में आया हुआ प्रश्न है। तो आप जानते हैं बेटा ये सभी की सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम इतनी मेहनत करके बनाते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि बेटा चैनल अपने परिवार को बड़ा करें और सभी मेहनत से देखा करें। ठीक है, चलिए बेटा देख लेते हैं रुधिर के कार्य क्या होते हैं। हेडिंग डालेंगे बेटा रुधिर के कार्य। रुधिर के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला देखिए बेटा, रुधिर द्वारा ऑक्सीजन फेफड़ों से ऊतकों तक, कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों से फेफड़े को जाती है। देखो रुधिर क्या करता है, रुधिर द्वारा ऑक्सीजन कहाँ होता है, ऑक्सीजन फेफड़ों से, ऑक्सीजन जो होती है वो फेफड़ों से ऊतकों तक जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों से फेफड़ों तक जाती है रुधिर के द्वारा ही। दूसरा क्या है, रुधिर द्वारा उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन उत्सर्जी अंगों तक होता है। किसके द्वारा, रुधिर के द्वारा। अगला है बेटा, पोषक पदार्थों का परिवहन भी छोटी आंत से यकृत को और वहाँ से विभिन्न अंगों को रुधिर द्वारा ही होता है। चलिए बेटा 3 हो गए, 5 पॉइंट हैं बड़ा अच्छे से। ठीक है, चौथा देखें, इन सबके अतिरिक्त हार्मोन्स, स्त्रावी पदार्थ तथा विषैले पदार्थों का परिवहन भी रुधिर द्वारा ही होता है। अगला है बेटा, शरीर के विभिन्न अंगों में ऊष्मा का वितरण करके उनमें समान तापक्रम बनाए रखने का कार्य भी किसका है, रुधिर का ही है। कि शरीर में विभिन्न अंगों में क्या बना रहा है, समान टेम्परेचर, समान ताप बना रहे। चलिए बेटा ये तो 5 थे। अगला ये प्रश्न तो हो गया बेटा, रुधिर की कार्य थे। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हृदय की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। 2011 का आया हुआ प्रश्न है। अथवा कह रहे हैं
हृदय की आंतरिक संरचना का चित्र बनाइए। हृदय की आंतरिक संरचना का स्वच्छ चित्र बनाइए। ठीक है, 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए, केवल चित्र पूछा है तो चित्र आप देख लेते हैं। कॉपी से मैं छोटा कर लेता हूँ। देखें, अब देख सकते हो बेटा आप, ये चित्र आपको बनाना पड़ेगा, आपको बनाना आना चाहिए। जैसे ये पूरा चित्र बनाएंगे, और ये अंग भी याद रखना, महाधमनी चाप, फुसफुसीय धमनी, बाह्य फुफ्फुसीय धमनी, लिगामेंट्स, आर्टेरियोसम, बाह्य फुफ्फुसीय सिरा, बाह्यालिंद, धमनी कपाट, बाह्यालिंद निलय कपाट, बाह्य निलय पट, महाधमनी, निम्न महाशिरा, निलय, निलय कपाट, दायालिंद, दायालिंद, फुफ्फुसीय कपाट, दाई फुफ्फुसीय सिरा, बाईं फुफ्फुसीय धमनी, ये उच्च सिरा। जितने भी अंग हैं, इन सभी अंगों को आप ध्यान रखना, इसे अच्छे से बनाना सीखना। जब बन जाए तो अंगों के नाम लिख कर देखना, जिससे पेपर में जब आए तो आपके प्रश्न ना छूट पाए। ठीक है बेटा, तो इसमें केवल हमसे क्या पूछा गया था, चित्र ही पूछा गया था। एक बार आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए। चलिए बेटा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखें मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी हमसे चित्र के विषय में ही पूछा गया है। कह रहे हैं वृक्क के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए और इसके प्रमुख भागों के नाम लिखिए। आप देख सकते हैं ये 2016, 2012 और 2008 में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए, वृक्क के अनुप्रस्थ काट का चित्र आप देख सकते हैं। देखो बेटा, ये है वृक्क के अनुप्रस्थ काट का चित्र। देखें, अब इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये चित्र बनाना आपको सीखना है। उसके बाद ये अंगों के नाम, लघु कैलिक्स, दीर्घ कैलिक्स, फिर वृक्क अंकुर, हाइलम या हाइलस, श्रेणी या पेल्विस, मूत्रवाहिनी, मेंड्यूला पिरामिड, वर्टिनी रीनल के कॉलम और वृक्क बल्कुट। तो ये चित्र आप अच्छे से बनाने के बाद में ये सभी आपको क्या करना है, अंगों के नाम लिखना है। और ये क्या है बेटा, वृक्क की आंतरिक संरचना या अनुलंब काट का चित्र। चलिए अगले देख लेते हैं बेटा, एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या है अगला प्रश्न, कह रहे हैं वृक्क के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, लिखिए। ये बेटा 2016 और 6 में आया प्रश्न है। अथवा फिर कह रहे हैं वृक्क के कार्यों का वर्णन कीजिए। मतलब वृक्क के कार्य पूछ रहे हैं, तो चलिए वृक्क के कार्य देख लेते हैं बेटा अच्छे से। उत्तर में हेडिंग डालेंगे, वृक्क के कार्य निम्न है। पहला देखें, वृक्क रुधिर के माध्यम से शरीर के अंतः वातावरण को संतुलित बनाए रखते हैं तथा रुधिर के पीएच मान को स्थिर रखते हैं। वृक्क जो होते हैं रुधिर के माध्यम से, यानी ब्लड के माध्यम से शरीर के अंतः वातावरण को संतुलित बनाए रखते हैं तथा रुधिर के पीएच मान को भी स्थिर रखते हैं। दूसरा है बेटा, ये नाइट्रोजनी वर्ण पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। नाइट्रोजनी वर्ज्य जो पदार्थों को मूत्र के रूप में क्या कर देते हैं, बाहर। कौन, वृक्क। अगला देखते हैं बेटा, ध्यान से देखें। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा पॉइंट, ये रुधिर के परासरणी दाब पर नियंत्रण रखकर दाब को भी नियंत्रित रखते हैं तथा ऑक्सीजन की कमी होने पर आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। ये रुधिर के परासरणी दाब पर नियंत्रण रखकर दाब को भी नियंत्रित रखते हैं तथा ऑक्सीजन की कमी होने पर आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, ये अनेक प्रकार के बाह्य पदार्थ जैसे औषधि की या दवाई की अतिरिक्त मात्रा, औषधियों के रंग तथा विषैले पदार्थ को निष्कासित करती हैं। जब ये चीज़ बेटा ज़्यादा हो जाती है, दवाई की मात्रा या औषधियों के रंग, विषैले पदार्थ, तो ये वृक्क जो होते हैं, वृक्क क्या होते हैं बेटा, किडनी। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, किडनी। तो ये इन चीज़ों को क्या करते हैं, शरीर से निष्कासित करते हैं, यानी शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है बेटा। चलिए बेटा अगले प्रश्न देखते हैं ध्यान से। देखिए बेटा, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और अनेक वर्षीय पेपर में आया हुआ है। क्या है, कह रहे हैं विटामिन की परिभाषा लिखिए, जल में घुलनशील 2 विटामिनों के बारे में लिखिए, या विटामिन के प्रकार लिखिए, उनके नामों का भी उल्लेख कीजिए। 2016 में आया हुआ बेटा प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं बेटा, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। देखिए बेटा आंसर, उत्तर में हेडिंग डालेंगे विटामिन्स। क्या डालेंगे बेटा, विटामिन्स। ये जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो शरीर को क्या प्रदान करते हैं बेटा, प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। इनकी कमी से अपूर्णता रोग होते हैं, इन्हें वृद्धि कारक भी कहते हैं। अब पेपर में आ जाए विटामिन को और किस नाम से जानते हैं, तो आप किस पर टिक करेंगे बेटा, वृद्धि कारक। किस पर टिक करेंगे, वृद्धि कारक पर। ठीक है। विटामिन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं।
पहला प्रकार है बेटा जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा है वसा में घुलनशील। अब मुझे बताओ जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? बी और सी। जल में कौन कौन से होते हैं बेटा? बी और सी, याद रखना। और वसा में घुलनशील विटामिन बेटा क्या होते हैं? वसा में, तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं बेटा ए डी ई के, ए डी ई के। इसे आप बेटा कीड़ा से याद रख सकते हो, कीड़ा ऐसे तो लिखोगे के ई डी ए, ये लिख गया बेटा कीड़ा। क्या हो गया ये? कीड़ा। तो ए देखो ए था तो ए है, डी है तो डी है, ई है तो ई है, के है तो के है। तो कीड़ा कैसे लिखते हैं इंग्लिश में? के ई डी ए। कैसे लिखेंगे? के ई डी ए। तो जैसे वसा में पूछा जाए आप कीड़ा याद रखें। कीड़ा मतलब के ई डी ए। ये 4 विटामिन जो होती हैं या ए डी ई के, ये क्या होते हैं? वसा में। बस ध्यान रखने के लिए कीड़ा याद रखो। कीड़ा कैसे लिखते हैं? के ई डी ए। तो के ई डी ए 4 विटामिन जो होती हैं वो वसा में होती हैं और बी सी जो होती हैं वो जल में होती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। श्वसन तथा दहन में अंतर बताइए। 2018 में आया है। यह श्वसन तथा दहन में 4 अंतर लिखिए। 2019 में आया है। चलिए श्वसन तथा दहन में अंतर देखते हैं बेटा ध्यान से। अंतर जितने भी हो टेबल बना के लिखना। श्वसन व दहन में अंतर बेटा, एक तरफ हमने डाला श्वसन, एक तरफ डाला है दहन। देखिए पहला, ये एक जैविक क्रिया है जो केवल सजीव कोशिकाओं में होती है। अरे भाई श्वसन तो केवल सजीव में ही होगी, निर्जीव में थोड़ी नहीं होगी श्वसन। ठीक है बेटा, यह एक जैविक क्रिया है जो केवल सजीव में ही होती है और दहन एक जैविक क्रिया नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा देखते हैं पॉइंट। देखें दूसरा पॉइंट ध्यान से देखेंगे। दूसरे में कह रहे हैं ये कई चरणों में संपन्न होने वाली एंजाइमों द्वारा नियंत्रित होने वाली जटिल क्रिया है। ठीक है, और इधर देखते हैं यह एक रासायनिक क्रिया है दहन। उस पार बेटा दहन है देखो, और इस पार है श्वसन। तो अगला तीसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों। श्वसन में ऊर्जा चरणों मुक्त होती है और दहन में क्या होता है? ऊर्जा एक साथ मुक्त होती है। अगला है चौथा बेटा, श्वसन में ऊर्जा का अधिकांश भाग एटीपी के रूप में संचित होता है और दहन में क्या है? ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा या प्रकाश के रूप में मुक्त होता है बेटा। तो ये हमारे थे श्वसन और दहन में अंतर मेरे प्यारे बच्चों, श्वसन और दहन में अंतर। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों ये आपको कैसे लगे, समझ में आया नहीं आए? ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज की वीडियो के कुछ चुनिंदा प्रश्न जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थे बेटा। और इन सभी प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से याद करना। ये बेटा लघु उत्तरीय प्रश्न है, अगर आपने ये याद कर ली तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके साइंस के पेपर में जो बायोलॉजी का पोर्शन आएगा उसमें से आपका कोई प्रश्न बचने को नहीं रहेगा। और बेटा अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके बताएं, दोस्तों रिश्तेदारों को सभी को शेयर करें वीडियो। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।